हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्कार। मैं हरप्रीत कौर कानपुर से स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का चेतना, किस्सा, कहानियां, कविताएं मंच पर यादों के रह गुजर भाग 7 में। साथ ही मौजूद है हमारे साथ यहाँ आदरणीय सर गुरमीत सिंह जी। स्वागत है गुरमीत सिंह जी आपका। नम- नमस्कार। ये पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और जानी मानी हस्तियों के बारे में हमें रोचक और हैरतअंगेज जानकारी देते रहे हैं। भारत के रजत पटल पर पहली अभिनेत्री का खिताब जिन्होंने पाया, देविका रानी जी। आज उन्हीं की कहानी, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी और अद्भुत बातें और उनका जीवन परिचय जानेंगे हम आदरणीय गुरमीत जी से। पर इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम आरंभ करें, उनके ही द्वारा अभिनीत फिल्म अछूत कन्या से उनके ही गाए हुए गाने की कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने गुनगुनाना चाहूंगी। मैं बन की चिड़िया बनकर बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शक और श्रोताओं का। जी गुरमीत जी, आज हम जानना चाहेंगे आपसे देविका रानी जी के बारे में। अ, जी हरप्रीत जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि देविका रानी बॉलीवुड के जो चलचित्र पटल की पहली नायिका। लेकिन मैं बात को थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। जब बॉलीवुड में फिल्मों का पदार्पण हुआ, चलचित्र का पदार्पण हुआ, सिनेमा का पदार्पण हुआ, तो साथ में ही नायिका का पदार्पण भी हुआ। दरअसल पहली जो फिल्म चलचित्र पर सामने हमारे आई 1913 में रिलीज हुई, दादा साहब फाल्के की बनाई हुई पिक्चर। नाम था राजा हरिश्चंद्र। और इस फिल्म में ही सिनेमा के पदार्पण के साथ साथ नायिका का पदार्पण भी हुआ। फिल्म में नायिका थी तारामती, जो हिंदी सिनेमा की पहली नायिका थी। लेकिन वो पहली नायिका थी। दरअसल तारामती का जो किरदार था वो किसी महिला ने नहीं बल्कि एक पुरुष ने निभाया था। बहुत कम लोगों को इस जी बारे में मालूम है कि पहली फिल्म जी राजा हरिश्चंद्र में नायिका का, तारामती का किरदार एक पुरुष ने निभाया था जिनका नाम था अन्ना सालुंके। और उस फिल्म के जो नायक थे वो थे दत्तात्रेय दामोदर दापके। उसके बाद दादा साहब फाल्के की ही एक दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था भस्मासुर मोहिनी। और ये पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार नायिका का अभिनय किसी महिला द्वारा निभाया गया। और जिन्होंने ये किरदार निभाया उनका नाम था कमला, वो मराठी थी। और उनकी माँ दुर्गाबाई भी, उन्होंने भी उसी फिल्म में अभिनय किया था। और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो कई जगह पर आपको, अगर आप बॉलीवुड की पहली हीरोइन देखेंगे तो कई जगह आपको देविका रानी का नाम मिलेगा और कई जगह आपको दुर्गा बाई का नाम मिलेगा। दरअसल दुर्गा बाई मूक फिल्मों की पहली नायिका कहा जा सकता है उन्हें। और अगर हम बोलती फिल्मों की बात करें तो पहली नायिका का जो खिताब है वो देविका रानी को ही मिलना चाहिए। और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी वो कि सरोजनी नायडू जी द्वारा उन्हें फर्स्ट ड्रीम गर्ल का भी खिताब मिला। उनकी अभिनय क्षमता, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उनकी तुलना ब्रिटिश एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो से की जाती थी। इसलिए उन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता था। उनको ये भी कॉम्प्लीमेंट मिला। और वो थोड़े गर्म स्वभाव की थी, बहुत गुस्से वाली थी, तो इसलिए उनको बॉलीवुड में ड्रैगन लेडी भी कहा जाता था। तो देविका रानी का एक नाम नहीं था, देविका रानी के बहुत नाम थे। पहली स्वप्न सुंदरी, फर्स्ट ड्रीम गर्ल ऑफ द बॉलीवुड, ड्रैगन लेडी, और इंडियन गार्बो। तो ये सभी नाम थे देविका रानी के जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अब आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए हरप्रीत जी। जी गुरमीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देविका रानी जी का बचपन, परिवार और शिक्षा किस तरीके से हुई। जी हरप्रीत जी, दरअसल देविका रानी जी का जन्म हुआ 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में। यहाँ पर मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि बताया जाए कि देखिए, उनका जन्म हुआ मार्च में और उनका देहावसान हुआ वो भी मार्च में। और हम अगर आज उनकी चर्चा कर रहे हैं तो ये भी मार्च का महीना है। कितना संयोग है, एक कोइंसिडेंस है।
तो 30 मार्च 1908 विशाखापत्तनम में उनका जन्म हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही जो बेसिक एजुकेशन थी वो यहाँ से खत्म करके उन्हें ब्रिटेन में भेज दिया गया। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई शुरू की। देविका रानी को उन चंद शख्सियतों में माना जा सकता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम किया। आपको बता दें कि उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया। उन्होंने इसके अलावा वास्तुकला का भी कोर्स किया, ड्रेस डिजाइनिंग का भी कोर्स किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका जब भारत लौटी तो ये सोच कर लौटी थी कि वो अपना कैरियर फिल्मों में ही बनाएंगी, लेकिन परिवार को इस बात से गिले शिकवे थे, मंजूरी नहीं मिली। जो उनके पिता थे कर्नल मेमंत नाथ चौधरी, एक अच्छे खासे समृद्ध बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे और वो पहले सर्जन भी थे इंडिया के, अगर कहा जाए तो पहले सर्जन उनके पिताजी। उस दौर में देविका ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया जिस दौर में औरतों को घर से निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। इसके बावजूद देविका रानी ने सभी बंदिशों को तोड़ते हुए फिल्मों में एंट्री की। इंग्लैंड में कुछ साल रहकर उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अभिनय की विधिवत पढ़ाई भी की और उसके बाद उन्होंने वास्तुकला का डिप्लोमा भी किया और इस तरह से वो फिल्मी दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया इंडिया में आने के बाद। यहाँ पर क्या हुआ कि देविका रानी की मुलाकात हुई फिल्म निर्माता वुस्त्र वुल्फ से। वुस्त्र वुल्फ उनके वास्तुकला की हुनर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने बतौर डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, क्योंकि सेट बनते हैं फिल्मों का, तो बतौर सेट डिज़ाइनर उन्होंने देविका को ऑफर दी और देविका ने दोनों हाथों से उस ऑफर को लिया। इसके बाद 1928 में देविका रानी की मुलाकात हुई हिमांशु राय से और उन्होंने अपनी जो उनकी पहली एक्सपेरिमेंटल साइलेंट मूवी थी ए थ्रो ऑफ डाइस, उस पर काम कर रहे थे और उन्होंने देविका रानी से कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए कहा और देविका रानी तैयार भी हो गई और इस तरह उनकी फिल्मों में एंट्री हुई। ये उनकी फिल्मों में एंट्री और उनके परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी आरती जी। मतलब वो ऐसा समय कि जब औरतों के लिए घूंघट जैसी मान्यता थी कि घूंघट जरूरी है, ऐसे समय में फिल्मों में आना, अभिनय करना बाकी बहुत खास था। मुझे भी आज ही देविका रानी जी के बारे में बहुत कुछ पता चला है, इससे पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी। जी, हम आगे जानना चाहूंगी गुरमीत जी, उनकी फिल्मी कैरियर की एक सही तरीके से शुरुआत कब और कैसे हुई थी? जी जैनब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमांशु राय ने उन्हें ए थ्रो ऑफ डाइस में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम दिया। दरअसल दोनों में लगभग 16 साल का अंतर था उम्र का, लेकिन काम करते करते दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। देर नहीं की उन्होंने, 1929 में उन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद दोनों बर्लिन शिफ्ट हो गए, जहां पर इन दोनों ने जर्मन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी में काम किया। वहां पर यूएफए स्टूडियोज हुआ करते थे उस समय, तो यूएफए स्टूडियोज में उन्होंने काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग की। उसके बाद 1930 में देविका रानी को हिमांशु राय ने कहा, जो कि अब उनके पति थे, कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए और उसमें हम दोनों काम करें। और उन्होंने बनाई भी। फिल्म का नाम था कर्मा। उसमें उन दोनों ने एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया। हिमांशु राय हालांकि पहले भी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन देविका रानी के लिए वो डेब्यू मूवी थी कर्मा। और इस फिल्म के जो हीरो थे वो हिमांशु राय ही थे। ये पहली ऐसी कोई भारतीय द्वारा बनाई गई फिल्म थी जिसमें बहुत से डायलॉग, मोर देन 40% जो डायलॉग थे वो इंग्लिश में बोले गए थे। इस फिल्म से देविका ने हिंदी सिनेमा में सनसनी मचा दी और उनकी हिंदी सिनेमा में एंट्री हुई। तो ये थी उनकी हिंदी सिनेमा में एंट्री। यहाँ पर मैं एक दिल लगी फिल्म का बड़ा मशहूर गीत है, शायद सभी ने सुना होगा, देविका रानी जी की आवाज में, जो मैं गुनगुनाना चाहूंगी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागिनी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी।
मैं तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत, तेरी लगन के गीत, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। ये गाने मतलब 1930 से 1940 के बीच के ये गाने जो हम आज भी बखूबी गुनगुना सकते हैं। इनके जो बोल हैं वो जिस तरह हमें छूते हैं, अब ऐसे गाने नहीं बनते, ना ऐसे गायक गायिकाएं हैं, ना इस तरह के गाने हैं जो इतने सालों तक याद रखे जाए। जी गुरमीत जी, बिल्कुल हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। जी हरप्रीत जी। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी उस जमाने में जो इनका 4.5 मिनट का हिमांशु राय जी के साथ किसिंग सीन था जिससे विवाद उठा, और इनके विवाह के बारे में। जी वाकई ये आज से लगभग 100 साल पहले ऐसा कुछ इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। जी जिस फिल्म की मैं अभी बात कर रहा था, कर्मा, उस फिल्म में देविका रानी ने अपने पति हिमांशु राय के साथ लगभग 4.5 मिनट का एक किसिंग सीन दिया था, जैसा कि आपने बताया, और ये अपने आप में अभी तक रिकॉर्ड है। ये वो दौर था, ये वो समय था जब फिल्मों में रोमांटिक सीन दिखाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता था, ओस का इस्तेमाल किया जाता था, और उस समय में 4.5 मिनट का लंबा किसिंग सीन देना वाकई एक क्रांति थी। इस फिल्म का जो प्रीमियर था वो इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन भारत में इस फिल्म को बैन कर दिया गया उस किसिंग सीन के कारण, क्योंकि भारतीय सभ्यता में वो सीन कहीं फिट नहीं बैठता था। बाद में वो सीन निकालने के बाद इस पिक्चर को दोबारा पेश किया गया, नाम बदला गया पिक्चर का, नागिन की रागिनी नाम से इसे दोबारा रिलीज किया गया, लेकिन भारत में ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद देविका रानी ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी और अपना जो फिल्मी कैरियर है उसको आगे बढ़ाया, लेकिन इस 4.5 मिनट के किसिंग सीन ने जो है देविका रानी को बहुत विवादों में लाकर खड़ा कर दिया। जी लगभग कोई भी ऐसा अखबार नहीं था उस समय जिसमें इसकी चर्चा ना हुई हो, जिसमें देविका रानी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, देविका रानी के बारे में खुल कर ना लिखा गया हो। लेकिन देविका रानी अपने आप को कभी भी उन्होंने गलत नहीं समझा। वो समझती थी कि ये बॉलीवुड का एक हिस्सा है, फिल्मों का एक अंग है, और इसे दर्शकों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, हमारा काम है। और उन्होंने ताउम्र अपनी मौत तक भी इस पर कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं किया कि मैंने वो सीन दिया। उन्हें लगता था कि यह फिल्म की मांग थी और इसे उस फिल्म में होना चाहिए था। जी ठीक। उन्होंने, जहां तक मुझे पता है, हिमांशु राय जी के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। ये स्थापना किस तरीके से हुई, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। जी हरप्रीत जी, दरअसल कर्मा फिल्म के बाद ही इन दोनों ने फैसला किया कि हम एक स्टूडियो का निर्माण करें, और इन्होंने 18 एकड़ जगह खरीद कर बॉम्बे में, जो आजकल मुंबई है, वहां पर बॉम्बे टॉकीज का निर्माण किया। और उस बॉम्बे टॉकीज में बड़े बड़े फिल्मी सितारों का जो है वो कैरियर बना, चाहे आप दिलीप कुमार कहें, चाहे आप राज कपूर कहें, चाहे आप अशोक कुमार कहें, चाहे आप देवानंद कहें, चाहे आप मधुबाला कहें, चाहे आप नरगिस कहें, बड़े बड़े फिल्मी सितारों का जो कैरियर था वो बॉम्बे टॉकीज ने बनाया। 18 एकड़ में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि इनकी जिंदगी में बहुत कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जिसमें से एक के बारे में बात जरूर करूंगा। 1936 में इनकी एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। पिक्चर का नाम था जीवन नैया। फिल्म में बतौर हीरोइन देविका रानी खुद थी, और हीरो का जो रोल था वो कर रहे थे नजमुल हुसैन। हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग के दौरान
दोनों में नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई, देविका रानी और नजमुल हुसैन में। हालांकि देविका रानी शादीशुदा थी। उसके बाद एक दिन ऐसा भी हुआ कि दोनों शूटिंग के बाद गायब हो गए, 2-3 दिन तक गायब रहे। तलाश किया गया तो दोनों कोलकाता के होटल में पाए गए। उसके बाद पता चला कि देविका अपने पति हिमांशु को छोड़कर नजमुल के साथ शादी करना चाहती है, इसलिए वो नजमुल के साथ चली गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब कोलकाता से उन्हें ढूंढ कर लाया गया तो उसके बाद वो वापस आई, लेकिन इसके बाद हिमांशु और देविका रानी के रिश्ते में दरार आ गई। उन दोनों के दरअसल एक भरोसेमंद थे, शशाधर मुखर्जी, जो अशोक कुमार के जीजा थे। वो भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, निर्माता थे। उन्होंने बीच में आके दोनों का समझौता कराया और समझौता भी शर्तों पर हुआ। शर्तें क्या थी? ज्यादा शर्तें थी आर्थिक आजादी की मांग की। तो आर्थिक आजादी दी गई देविका रानी जी को और दोनों एक साथ रहे, लेकिन एक साथ रहते हुए भी उसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहे। बॉम्बे टॉकीज में दोनों काम करते रहे एक साथ, लेकिन एक साथ रहते हुए भी उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो बहुत बढ़ गई थी हरप्रीत। हिमांशु जी की मृत्यु कब हुई और फिर देविका रानी जी का दूसरा विवाह कैसे और किसके साथ हुआ? जी हाँ, 1940 में देहांत हो गया था हिमांशु राय जी का। और देहांत क्या हुआ, दरअसल ये वो समय था जब हिमांशु राय जी अपनी फिल्मों की स्टोरी राइटिंग से लेके एंड तक, लास्ट तक सारा का सारा काम खुद ही किया करते थे। सुबह 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं। कभी कहानी लिखी जा रही है, कभी गाने लिखे जा रहे हैं, कभी संगीत का काम हो रहा है, कभी पटकथा का काम हो रहा है, कभी स्टेज का काम हो रहा है, कभी ड्रेसिंग का काम हो रहा है। सारा काम A to Z हिमांशु राय जी खुद करते थे और इसी कारण नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। 1940 में देहांत हो गया उनका। मैं बात कर रहा था आपसे कि जीवन नैया पिक्चर की। जीवन नैया पिक्चर के बाद में असल में नजमुल हुसैन को उस पिक्चर से निकाल दिया गया था और उसके बाद एंट्री, चलिए उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने क्योंकि उनकी दूसरी शादी के बारे में बात की है तो मैं दूसरी शादी के बारे में बात करता हूँ। एक किताब लिखी थी किश्वर देसाई जी ने उनके ऊपर और उसका नाम था द लॉन्गेस्ट किस। ये उसी केस की बात कर रहे हैं जो 4.5 मिनट का किसिंग, उसके ऊपर पिक्चर थी द लॉन्गेस्ट किस। इसमें देविका रानी की जिंदगी से जुड़े हुए बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया किश्वर देसाई जी ने। उन्होंने लिखा कि दूसरी शादी होने से पहले देविका रानी जी ने अपने जो दूसरे पति थे रोरिक, उनको लेटर लिखी थी और उन लेटर में वो उन्होंने लिखा था कि किस तरह हिमांशु राय जी उन्हें पीटा करते थे, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। उनका दर्द बयान करते हुए बहुत से पत्र उन्होंने लिखे थे और जो आखिरी पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि मैं काफी डरी हुई हूँ, मुझे मारा गया है, मुझे तड़पाया गया है, मुझसे काम करवाया गया है, मेरी नामंजूरी होने के बावजूद मुझे मेंटली तोड़ा गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं अभी टूटी नहीं। उनके जो पहले पति थे हिमांशु जी, वो कहा जाता है कि इस किताब के जो मैं द किसिंग लॉन्गेस्ट किसिंग की बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनका मनोवैज्ञानिक इलाज भी चल रहा था। उनका स्टूडियो हर साल लगभग 3 फिल्में प्रोड्यूस करता था और उसमें कितना काम था ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इन सभी फिल्मों में देविका रानी को ही एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया जाता था। उन पर काम का इतना वर्क प्रेशर डाल दिया गया था कि उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। और जब इनकी मौत हुई 1940 में, उसके बाद इनकी मुलाकात तो पहले ही हो चुकी थी स्वेतोस्लाव रोरिस से। 1945 में इन्होंने स्वेतोस्लाव रोरिस से शादी कर ली जो कि एक रशियन चित्रकार थे। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए, मनाली में कुछ साल बिताए। उसके बाद दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहां पर अपनी एक एक्सपोर्ट की कंपनी खोल ली और इस तरह से उनका जो वैवाहिक जीवन था, ये दूसरी शादी जो थी ये उनकी आगे चली बेंगलोर में। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी उनके अन्य विविध कार्य और कौन से पुरस्कार और अवार्ड देविका रानी जी को फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मिले? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ। जैसे मैंने नजमुल हुसैन की बात की थी तो उनको जीवन नैया पिक्चर से निकाल दिया गया था और शशाधर मुखर्जी के कहने पर, उनकी सिफारिश पर, क्योंकि दरअसल हिमांशु राय चाहते थे कि किसी नए लड़के को लॉन्च किया जाए
तो शशाधर मुखर्जी ने कहा कि अगर नया लड़का ही लेना है तो आप, मेरा साला है, आप उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लो, उसे लेकर आओ। ठीक लगा हिमांशु जी को, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया और स्क्रीनिंग टेस्ट में वो लड़का पास हो गया। वो लड़का कोई और नहीं था, वो थे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी की एंट्री हुई जीवन नैया पिक्चर में। इस तरह एक देविका रानी जी का जो अफेयर था नजमुल हुसैन के साथ, उस अफेयर के कारण बॉलीवुड को अशोक कुमार मिले, यानी कि दादा मुन्नी। 1936 में उनकी एक पिक्चर आई देविका रानी जी की अशोक कुमार जी के साथ, जिसका आपने गाना भी गुनगुनाया, मैं बन की चिड़िया। पिक्चर का नाम था अछूत कन्या। अछूत कन्या में दरअसल जो अछूत लोग हैं उनकी एक कन्या की कहानी बताई गई है, प्ले किया है देविका रानी ने, और अशोक कुमार जी ने एक उच्च कुलीन ब्राह्मण का रोल प्ले किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं, सुपर हिट रही और यहां से कैरियर बन गया अशोक कुमार का। देविका रानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देविका रानी ने अपनी बॉलीवुड की जो उनकी जिंदगी है उसमें केवल 15 फिल्मों में काम किया है, लेकिन सिर्फ 15 फिल्में और 15 की 15 सुपरहिट। वहां से नाम बनाया इन्होंने अपना। फर्स्ट ड्रीम गर्ल ऑफ द बॉलीवुड, ड्रैगन लेडी। बॉलीवुड के बहुत से दिग्गज कलाकारों को जो लाने का काम है वो बॉम्बे टॉकीज ने किया, चाहे वो आप राज कपूर की बात करें, चाहे आप दिलीप कुमार की बात करें। इन सबको अगर बॉलीवुड में कोई लेकर आया तो बॉम्बे टॉकीज उन्हीं के थ्रू आई है। जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि देविका रानी के एक अभिनेत्री ही नहीं थी, बहुत अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने गीत भी गाए, मैं बन की चिड़िया, बन बन गाऊं रे। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत से गीत गाए। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको देविका रानी जी के बहुत गीत मिलेंगे, मेरे ख्याल से 20 से भी ज्यादा, और वो अपने समय के सभी हिट गीत हैं। थोड़ी सी मैं बात वापस लेकर जा रहा हूँ। राज कपूर जी को भी अगर बॉलीवुड में लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है देविका रानी को और उनके पति हिमांशु राय को। अगर हम दिलीप कुमार की बात करें तो इनको बॉलीवुड में लाने की दो कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि दिलीप कुमार जब बॉलीवुड में आए एक्टर बनने के लिए, तो जब इनके पास पैसे खत्म हो गए तो इन्होंने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया सब्जी मंडी में। और एक दिन देविका रानी सब्जी मंडी पहुंच गई, उन्होंने देखा दिलीप कुमार जी को, बहुत इंप्रेस हुई उनसे और उनसे पूछने लगी कि क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले यूसुफ खान। दरअसल दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। तो देविका रानी ने कहा कि क्या फिल्मों में काम करोगे? कहते जरूर करूंगा, मैं तो आया इसीलिए था। तो देविका रानी उसे वहीं से अपनी कार में बिठाकर बॉम्बे टॉकीज लाई और उन्हें फिल्मों में काम दे दिया और हीरो बना दिया। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि जैसे हिमांशु राय साइकोलॉजिकली बीमार थे, कुछ प्रॉब्लम थी और उनका चेकिंग के लिए डॉक्टर मासीन आया करते थे। डॉक्टर मासीन के साथ एक बार यूसुफ खान बॉम्बे टॉकीज आए और वहीं पर देविका रानी को उनका चलने का स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने उससे कहा कि ए लड़के, बॉलीवुड में 1250 रुपए महीने पर काम करेगा? तो वो बहुत खुश हो गए। 1250 रुपए उन दिनों बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आज के ज़माने में कहा जाए तो लाखों के बराबर। बहुत खुश हो गए और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में काम करना पसंद कर लिया और हामी भर दी। जब उन्होंने अपने घर पर बताया कि मुझे 1250 रुपए में नौकरी मिल गई है बॉम्बे टॉकीज में, तो उनके घर वालों को भी यकीन नहीं हुआ। चलिए, घर वालों को यकीन करना तो दूर की बात थी। जब वो बॉम्बे टॉकीज में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनकी मुलाकात वहां पर राज कपूर जी से हुई। राज कपूर और दिलीप कुमार जी में दोस्ती हो गई। बातों बातों में राज कपूर ने पूछा कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 1250 रुपए महीने मिलते हैं। तो ये सुनकर राज कपूर जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राज कपूर जी को सिर्फ 170 रुपए महीना मिला करते थे। तो राज कपूर जी को गुस्सा भी आया और वो चले गए देविका रानी जी के पास और उन्होंने देविका रानी जी से कहा कि ये क्या बात है कि वो भी नया लड़का है, मैं भी नया हूँ, उसे 1250 रुपए और मुझे 170 रुपए, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो देविका रानी जी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। देविका रानी ने कहा
तुम भी नए कलाकार हो, वो भी नया है, और नए कलाकारों की कोई एक कीमत नहीं होती, उनको उनके हिसाब से अलग अलग तनख्वाह पर रखा जाता है। राज कपूर जी को जब आप पसंद नहीं आया, राज कपूर बॉम्बे टॉकीज छोड़कर चले गए, और इस तरह से दिलीप कुमार की बॉम्बे टॉकीज में एंट्री हुई, और वहीं से इनका कैरियर बना। वहीं से आप कह सकती हैं कि दिलीप कुमार बॉलीवुड को मिले। तो देविका रानी की खोज है दिलीप कुमार जी, यानी कि यूसुफ खान जी। बहुत बढ़िया जानकारी गुरमीत जी। ये बातें तो हम लोग को कभी भी नहीं पता थी कि राज कपूर और दिलीप कुमार इस तरीके से देविका रानी जी की सौगात है। जी हाँ। यहाँ और पर यहाँ पर मैंने आपको ये जरूर कहा है कि राज कपूर जी नाराज होकर चले गए, लेकिन राज कपूर नाराज होकर देविका रानी से गए। दिलीप कुमार से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। दिलीप जी कुमार और राज कपूर फिर भी दोस्त बने रहे। आपको मैं बता दूं कि जो दिलीप कुमार की शादी थी सायरा बानो के साथ, उस समय दिलीप कुमार की उम्र थी 44 साल, सायरा बानो 22 साल, और उस जी शादी में दिलीप कुमार जी घोड़ी पर बैठे हुए थे, और घोड़ी की लगाम पकड़कर एक तरफ नाच रहे थे पृथ्वीराज कपूर, दूसरी तरफ नाच रहे थे उनके बेटे राज कपूर, और घोड़ी के सामने जो शख्स नाच रहा था वो था देवानंद। देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, इन तीनों की दोस्ती बहुत जबरदस्त रही है, बहुत बढ़िया रही है। इनका इन तीनों की एक साथ हालांकि कोई पिक्चर नहीं आई। आपको राज कपूर और दिलीप कुमार की भी फिल्में मिल जाएंगी, आपको दिलीप कुमार के साथ देवानंद की भी फिल्म मिल जाएगी, आपको देवानंद के साथ राज कपूर की फिल्म भी मिल जाएगी, लेकिन इन जी तीनों की कोई फिल्म आज तक नहीं आई बॉलीवुड में। अगर आ जाती तो मेरा ख्याल है शायद वो सुपर डुपर हिट पिक्चर होती, क्योंकि तीनों के तीनों उस समय सुपरस्टार्स थे, और तीन ही जी सुपरस्टार थे उस समय, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद। ये जी बात देखने वाली है कि हालांकि राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं दिया राज कपूर को। राज कपूर को ब्रेक दिया बॉम्बे टॉकीज ने, यानी कि देविका रानी ने। तो देविका रानी ने ब्रेक दिया राज कपूर को, देविका रानी ने ब्रेक दिया दिलीप कुमार को, और देविका रानी ने ही अशोक कुमार को कहकर देवानंद को ब्रेक दिलवाया जिद्दी फिल्म के थ्रू 1948 में। तो तीनों महान हस्तियों को बॉलीवुड में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो देविका रानी को ही जाता है। जी आप प्लीज। जी। जिस तरीके से वो तीन दोस्त, उसी तरह हमारे चेतना मंच जो तीन सहेलियों द्वारा चलाया जा रहा है, एक खूबसूरत मंच जो हमें हर हफ्ते यहाँ पर मिलाता है और जानी मानी हस्तियों की जानकारी देता है। बिल्कुल यहाँ सही। पर मैं देविका रानी जी का ही गाया हुआ बड़ी बहन फिल्म का गीत गुनगुनाना चाहूंगी। बहुत सुंदर गीत है जो कि मैंने भी अभी हाल ही में सुना। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। होती थी मोहब्बत उनको भी, होती थी मोहब्बत उनको भी, तो कहीं नहीं जाती थी। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। जी वाह 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 जी, बहुत सुंदर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को, अपनी जानकारी को। मैं जानना चाहूंगी आपसे गुरमीत जी कि देविका रानी जी का देहावसान कब और कैसे हुआ। जी, आपका जो पिछला सवाल था दरअसल उसका जवाब थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो मैं पिछले जवाब के सवाल से ही शुरू कर रहा हूँ। आपने जी कहा था जी कि इन्हें कौन कौन बिल्कुल। से अवार्ड दिए गए। तो जब मैं अपना जवाब खत्म कर चुका था तो मुझे बाद में लगा कि शायद ये पोर्शन मैंने मिस कर दिया। तो जी मैं बता दूं कि देविका रानी और पहला, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
क्योंकि देविका रानी बॉलीवुड की पहली नायिका, देविका रानी बॉलीवुड की पहली स्वप्न सुंदरी यानी कि फर्स्ट ड्रीम गर्ल। इसके अलावा देविका रानी पहली वो नायिका थी जिन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से 1969 में जब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुए तो सबसे पहले जिस नायिका को ये अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो देविका रानी थी। तो यहाँ पर भी वो पहले थी, सबसे पहले। यही नहीं, अगर हम पद्मश्री की बात करें तो बॉलीवुड की पहली कोई भी नायिका कह लें, चाहे गायिका कह लें, चाहे कोई अभिनेत्री कह लें, या किसी भी रूप में जो पहली हस्ती, महिला हस्ती जिसे पद्मश्री से नवाजा गया, वो भी देविका रानी थी। तो देविका रानी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला, देविका रानी को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। हालांकि देविका रानी, जहां तक मैं समझता हूं कि आज का जो बॉलीवुड है जहां पर खड़ा है, उसे इस लेवल पर जो लाने का सारा श्रेय देविका रानी को जाता है, क्योंकि इन्होंने और बलराज साहनी जी ने और दादा साहब फाल्के ने, इन तीनों ने मिलकर बॉलीवुड को भारत से निकलकर ग्लोबल स्तर पर ले जाने का काम किया। अगर ये तीन हस्तियां ना होती तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच पाता। इन तीनों का पूरा योगदान रहा, बलराज साहनी जी का, देविका रानी जी का और दादा साहब फाल्के जी का। अब दादा साहब फाल्के और बलराज साहनी के लिए काम बहुत आसान था, क्योंकि उस समय पुरुषों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी, लेकिन महिलाओं के लिए उस समय, उस जमाने में, आज से 100 साल पहले बहुत रोक टोक थी। बहुत तरह के रास्ते में कांटे थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर से निकलना नहीं, फिल्म में काम नहीं करना, गाना नहीं गाना, बुर्का लेकर चलना है, घूंघट लेकर चलना है। तो उस दौर में अगर देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गई तो वाकई सलाम है उन्हें, सलाम है, हेड्स ऑफ टू हर। और जहां तक मैं पहले की बात कर रहा था कि पहली नायिका, पहला पद्मश्री अवार्ड, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, देविका रानी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से, अभिनय से, ड्रेस डिजाइनिंग से और वास्तुकला से जुड़ा हुआ कोर्स विधिवत रूप से किया है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो वहां पर भी ये पहली है। इनसे पहले किसी ने भी अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली, ये पहली थी जिन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। ये पहली थी जिन्होंने वास्तु कला को ट्रेनिंग लेकर, उसका कोर्स करके, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उसे विधिवत रूप से सिनेमा जगत में प्रयोग किया। तो वहां पर भी ये पहली। तो हर जगह पर हम कह सकते हैं कि इनका पहला कदम था जो बॉलीवुड को आज यहाँ तक लेकर आया। हेड्स ऑफ टू हर। जी हरप्रीत जी बोलिए। जी जी गुरमीत जी, अब मैं यही जानना चाहूंगी कि मृत्यु कब और कैसे, किन हालातों में हुई? वो आपका सवाल जो था फिर बीच में, क्योंकि मैं पिछले सवाल के जवाब में लग गया तो ये बीच में रह गया। दरअसल इनकी जिंदगी जो थी स्वास्लो रोलिस के साथ बहुत बढ़िया चली, और उसके बाद अगर आप इंटरनेट पर देखें या कहीं पर भी देखें तो इनकी जो मृत्यु का दिन आपको दिखाई देगा वो 9 मार्च 1994 को दिखाई देगा बेंगलोर में। हालांकि इनकी मौत 8 मार्च को 1994 को रात को 11:30 पर हुई। हो सकता है कि 11:30, 8 मार्च लगभग खत्म होने वाला था, शायद हो सकता है इसीलिए 9 मार्च मान लिया हो, या हो सकता है कि एक बार किसी अखबार ने या किसी जगह पर 9 मार्च पब्लिश कर दिया गया हो और उसके बाद सभी जगह 9 मार्च उठा दिया गया हो। लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई वो बेंगलोर में हुई, 8 मार्च को ही, 1994 को ही, और रात को 11:30 पर हुई। जी ठीक। मिर्जा गालिब फिल्म के जो गीत थे, देविका रानी जी ने इसमें अभिनय भी किया था। वैसे तो इस फिल्म के सारे ही गीत बेहद उम्दा थे, फिर भी एक गीत जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो गुनगुना के आप सभी के साथ बांटना चाहूंगी। जी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। वाह वाह, बहुत सुंदर आवाज में आप गीत सुना रही हैं आज देविका जी के। जी गुरमीत जी, बस मेरा आखिरी सवाल है, हम कार्यक्रम के अंत की ओर अब आ ही पहुंचे हैं। आज भी देविका रानी को हमारे सिनेमा में किस तरीके से याद किया जाता है, किस तरीके से उनकी सुंदरता के बारे में जिक्र किया जाता है? हरप्रीत जी, अफसोस की बात है कि आज के ज़माने के जो दर्शक हैं, मैं समझता हूँ कि शायद 95, 96 या शायद 99% दर्शक ऐसे होंगे जिनको देविका रानी का नाम भी नहीं पता होगा। जी जी, लेकिन बिल्कुल सही। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि देविका रानी जिन्होंने बॉलीवुड को खड़ा करने में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज को स्थापित किया, जिन्होंने देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार दिए, जिन्होंने मधुबाला जैसी हीरोइन दी, नरगिस जैसी हीरोइन दी, सुरैया जैसे गायिकाएं दी, उन्हें भूल जाना मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी हद तक ठीक है। ये विडंबना है हमारे आज के दर्शकों के लिए कि बॉलीवुड की उस महान हस्ती देविका रानी का नाम भी लोग नहीं जानते। उनकी फिल्मों के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। खूबसूरती की अगर बात करें तो हिमांशु राय उनकी खूबसूरती पर ही फिदा हुए थे। हिमांशु राय ने अगर उनसे विवाह किया तो इसीलिए क्योंकि उनकी खूबसूरती उन्हें भा गई थी, उनकी आवाज़ उनके दिलो दिमाग में छा चुकी थी। और आप उनकी अगर फिल्म देखें कर्मा के, अभी भी उसके कुछ जो हिस्से हैं वो आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कई जगह पर आपको मिलेंगे और आपको हैरानी होगी कि 1932-33 में एक भारतीय अभिनेत्री कितनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रही है, कितने फरफराहट के साथ इंग्लिश बोल रही है और कितने सुंदर अंदाज में। एक बार तो ब्रिटेन की क्वीन ने भी कह दिया था कि इतनी मधुर आवाज में इंग्लिश बोलते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं सुना। और इसीलिए जो कर्मा मूवी थी वो ब्रिटेन में हिट हुई थी, इंग्लिश डायलॉग्स के कारण, देविका रानी के अंदाज के कारण, देविका रानी की खूबसूरती के कारण और देविका रानी की फराटेदार इंग्लिश और उनकी मधुर आवाज के कारण लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक भारतीय स्त्री, एक भारतीय महिला इतनी अच्छी तरह से, इतनी मधुर आवाज में, इतने अच्छी तरह से इंग्लिश डायलॉग्स को परफॉर्म कर सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और भी बात बता दूं जाते जाते कि देविका रानी के जो पिता थे मेहमान नाथ चौधरी, उनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो एक तरह से ये रविंद्रनाथ टैगोर की पोती थी, तो ऊंचे घराने से जुड़े हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के घराने से जुड़े होने के कारण इंग्लिश तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली आनी ही आनी थी। पिता देश के पहले सर्जन हूँ, दादा नोबेल प्राइज विनर हूँ, इंग्लिश में नॉवेल्स लिखते हूँ, तो पोती के अंदर इंग्लिश का आना स्वाभाविक था। लेकिन आवाज़ तो इनकी अपनी थी और इतनी मधुर आवाज़, इतनी मधुर आवाज़, उसमें डायलॉग्स डिलीवरी करना। कर्मा फिल्म के डायलॉग सुनिए, आपको लगेगा कि ये कोई इंडियन कलाकार है ही नहीं, ये भारतीय कलाकार नहीं, ये तो कोई विदेशी कलाकार है। पहरावे को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपको लगेगा कि शायद कोई विदेशी कलाकार जो है वो भारतीय पहरावे में आकर और इंग्लिश डायलॉग बोल रहा है। तो उनकी खूबसूरती और उनकी आवाज़ का तो क्या कहना। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर के जो दर्शक हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा बॉलीवुड कब शुरू हुआ। और सिर्फ देविका रानी नहीं, अगर आप लोगों से अगर आप दादा साहब फाल्के के बारे में भी पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि दादा साहब फाल्के कौन थे, अन्ना सालुंके कौन थे, दत्तात्रेय दापके कौन थे, जी बिल्कुल सही। जो हमारे पहले हुए गौरी एंड दीक्षित वो कौन थे, चार्ली कौन थे, इन लोगों के बारे में लोगों को पता ही नहीं। नजरुल हुसैन कौन थे, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन ये बातें मैं समझता हूँ कि अगर आप बॉलीवुड से इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप सिनेमा जगत से प्यार करते हैं, अगर आप आने वाली हर नई फिल्म को देखना पसंद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बॉलीवुड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ,
कौन से लोग इन्हें आगे लेकर आए, कौन सी पहली स्वप्न सुंदरी थी, क्यों उसे स्वप्न सुंदरी का नाम दिया गया, क्यों सरोजिनी नायडू उनसे इतनी प्रभावित थी, क्यों ब्रिटेन की क्वीन ने कहा कि उनसे अच्छी कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्यों उनकी फिल्में ब्रिटेन में इस तरह हिट हुई। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ कि सिनेमा जगत के चाहने वाले हर श्रोता, हर दर्शक को पता होनी चाहिए। जी हरप्रीत जी, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर चलिए, और दर्शकों को मेरा अनुरोध है कि एक बार हम बॉलीवुड की हिस्ट्री और बॉलीवुड के पुराने हमारे जो कलाकार हैं उनके बारे में जानकारी जरूर हासिल करें। इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर जानकारी के लिए गुरमीत जी आपका आभार। आप यहाँ पर आए, आपने इतना समय दिया हमें और इतनी सुंदर जानकारी दी। साथ ही मैं हमारे साथ जुड़े तमाम श्रोताओं का, दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हमें सुना, सराहा। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। चेतना मंच के तो हम है ही आभारी। चेतना मंच की तीनों संचालिकाओं का आभार है, जिन्होंने हमें ये सुंदर मंच दिया, जहाँ पे हम हर शुक्रवार आते हैं और किसी न किसी हस्ती के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। साथ ही मैं अपने सभी सुनने वालों से और देखने वालों से निवेदन करना चाहूंगी, जो भी इस मंच का हिस्सा बनना चाहे, इन यादों का हिस्सा बनना चाहे, वो चेतना मंच के मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी संचालिका से संपर्क कर सकते हैं, और जिस हस्ती के बारे में जानकारी देना चाहे तो यहाँ आकर जानकारी दे सकते हैं। हर हफ्ते, हर शुक्रवार शाम 4 बजे ये हमारे साथ यादों की रह गुजर। धन्यवाद। विदा लेना चाहेंगे।